दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान में कछुआ वंश पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में सवाई जय सिंह को कंप्लीट किए थे। आज पढ़ेंगे किशोरी सिंह। तो पिछली क्लास का अपन रिवीजन कर लेते सवाई जय सिंह के। तो देखिए, पिछली क्लास में सवाई जय सिंह का साहित्य और सामाजिक सुधारों के बारे में पढ़े थे। साहित्य की बात करें तो सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह खुद साहित्य में रुचि रखते थे। तो जय सिंह कारिका नामक से पुस्तक लिखे थे। ठीक है, एक ग्रंथ लिखा था जय सिंह कारिका नामक, सवाई जय सिंह खुद लिखे थे। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी तैयार करवाए थे। 1725 से 1733 के बीच में लगभग 8 वर्ष लगे थे। अलग अलग विद्वानों द्वारा तैयार करवाई गई थी जो जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी। देखिए, इसके बाद में दरबारी विद्वानों की बात किए थे। सवाई जय सिंह के दरबार में जो विद्वान थे, ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नामक से पुस्तक लिखी थी। जय सिंह कल्पद्रुम नाम से पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में पंडित जगन्नाथ की बात किए थे। देखिए, पंडित जगन्नाथ सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ नामक 2 पुस्तकें लिखता है और यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद करता है। इसके बाद में बात किए थे केवलाराम की। केवलाराम ने लागोरिथम जो फ्रेंच पुस्तक थी उसका विभाग सरणी नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, इसके बाद में बात किए थे नयन चंद्र मुखर्जी की। देखिए, नयन चंद्र मुखर्जी ने उकर नामक जो अरबी ग्रंथ था उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, उकर नामक अरबी ग्रंथ था उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। इसके बाद में मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी की बात किए थे। इनको सवाई जय सिंह द्वारा विदेशों से पांडुलिपियां या हस्तलिखित पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था कि आप बाहर विदेशों से पुस्तकें लाओ और अपन अनुवाद करेंगे, अनुवाद करवाएंगे। देखिए, यहाँ तक अपन बात कर लेते हैं। फिर बात की थी चित्रकला की। सूरत खाना नाम से एक विभाग बनाया गया था चित्रकला का अलग से सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, सूरत खाना नामक से जो चित्रकला विभाग बनाया गया था जो जयपुर में बनाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। इसके बाद में सामाजिक सुधारों की बात की थी। सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार, इन्होंने जो सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे और अंतरजातीय जो विवाहों को भाई प्रोत्साहन दिया था। भाई अंतरजातीय विवाह होने चाहिए और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। ठीक है, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था। साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था और इनके लिए अलग से मथुरा में एक गांव बसाया था बैरागपुरा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किए भाई, यहां तक अपन बात कर लेते सामाजिक सुधारों की। देखिए, बात अब आज आगे करेंगे किस प्रकार से ईश्वरी सिंह राजा बनते हैं। देखिए, देववारी समझौता हुआ था 1708 में। देववारी समझौता हुआ था मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के बीच में। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड जो शासक थे उस समय देववारी समझौते के समय। अजीत सिंह शासक थे मारवाड़ के और सवाई जय सिंह शासक थे जयपुर के या आमेर के। ठीक है, जयपुर के शासक थे भी। आमेर के बाद में राजधानी जयपुर बना ली थी। तो इनके बीच में जो देववारी समझौता हुआ था उसमें शर्त रखी गई थी अमर सिंह सेकंड की जो बेटी थी चंद्र कुमार, उसकी शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी। चंद्र कुमार और सवाई जय सिंह से जो बेटा होगा अगला राजा आमेर का बनेगा या जयपुर का बनेगा। ठीक है, चंद्र कुमार और सवाई जय सिंह का जो भी बेटा होगा वो जयपुर का अगला राजा बनेगा। ठीक है, इनके बेटा होता है सवाई माधो सिंह। ठीक है, आगे जाकर राजा बना था सवाई माधो सिंह के नाम से। देखिए, सवाई जय सिंह की एक शादी हो रखी थी मध्य प्रदेश के राघोगढ़ रियासत में। खींची चौहान एक राजकुमारी थी, खींची चौहानों की सुखदेव। ठीक है, मध्य प्रदेश में राघोगढ़ एक रियासत पड़ती थी उस समय। उसके जो शासक आज भी वे राजा ही कहलाते हैं और वहाँ के जो शासक थे या राजा थे या राजा है आज भी, वो राजनीति में भी खूब अपनी भूमिका निभा रहे अच्छी सी। वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने मध्य प्रदेश के। वर्तमान में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र लगता है वहाँ पर, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में पड़ता है। ये थोड़ा अलग फैक्ट था भाई, मैं बता दिया हूँ आपको जानकारी के लिए। जो खींची चौहान राजकुमारी थी इसकी शादी सवाई जय सिंह से हो रखी थी। इससे ईश्वरी सिंह जन्म लेता है इन दोनों से और ईश्वरी सिंह माधो सिंह से बड़ा था। ठीक है, तो परंपरा के अनुसार ईश्वरी सिंह राजा बनेगा कि बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए, वो परंपरा चली आ रही थी। और जो देववारी समझौते के अकॉर्डिंग माधो सिंह राजा बनना चाहिए। सवाई जय सिंह का झुकाव ईश्वरी सिंह की तरफ था कि भाई बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह राजा बने। और देववारी समझौते के अकॉर्डिंग जो फैसला था उसके अकॉर्डिंग माधो सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन ईश्वरी सिंह राजा बनता है। तो अपन बात करते हैं ईश्वरी सिंह की। देखिए, ईश्वरी सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है 1743 से 1750 तक रहता है।
देखिए 1743 से 1750 के बीच में माधो सिंह से युद्ध भी लड़ने पड़े थे ईश्वरी सिंह को। ठीक है, ईश्वरी सिंह राजा बन जाता है। इनका टाइम पीरियड था 1743 से 1750। फिर इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। देखिए सबसे पहले एक युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध। ठीक है, राजमहल टोंक में जगह पर दिए। ठीक है, 1747 में युद्ध होता है राजमहल का। एक युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध। देखिए ये भी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। ये 1748 में होता है, लगभग एक साल बाद में ही। ठीक है, राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए ईश्वरी सिंह का साथ देता है इस युद्ध में सूरजमल जो भरतपुर का था। अब मैं सूरजमल की आपको बात बताऊं कि देखिए अपन बात कर रहे थे फिर सवाई जयसिंह के समय में कि उधर चूड़ामन था। चूड़ामन के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था मोहकम सिंह और बदन सिंह का। सवाई जयसिंह बदन सिंह का साथ देते हैं और जीतते हैं बदन सिंह को राजा बनाते हैं सवाई जयसिंह, और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि देते हैं और डेक की जागीर देते हैं। ठीक है, ईश्वरी सिंह की तरफ झुका होता सवाई जयसिंह का। तो भरतपुर वाले जो भी आगे राजा बनेंगे तो उनको लगेगा कि अपनी हेल्प किए थे, जो हेल्प अपने किया था पिछले टाइम में, अपन भी उन्हीं के साथ रहेंगे। तो सूरजमल से पहले जो बदन सिंह शासक थे तो बदन सिंह की सहायता किए थे सवाई जयसिंह। तो सूरजमल भी सवाई जयसिंह की तरफ ही थे। सूरजमल ने भी प्लानिंग की कि अपन भी सवाई जयसिंह की तरफ से ही लड़ेंगे या सवाई जयसिंह की हेल्प करेंगे। भाई अपनी तो जो पिछले जो बदन सिंह की सहायता करे थे सवाई जयसिंह, तो सूरजमल ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए आए थे। अब माधो सिंह की बात करें, माधो सिंह की तरफ से मेवाड़ वाले लड़ रहे थे। ठीक है, जगत सिंह सेकंड था इस समय जो शासक मेवाड़ का। ठीक है, देखिए बूंदी से उम्मेद सिंह था। अपन ने बात की थी बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उसकी जो सारी कहानी मैं आपको बता दिया था किस प्रकार से जो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। राजस्थान की एकमात्र रियासत बूंदी जिसमें मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था आंतरिक राजनीति में। ठीक है, तो देखिए सवाई जयसिंह आपको पता होगा, मैं आपको बता दिया था। दलेर सिंह को गोद दिलवाता है बुद्ध सिंह को। बुद्ध सिंह के बेटा नहीं था पहले। उत्तराधिकार के लिए दलेर सिंह गोद लेता है बुद्ध सिंह। ठीक है, दलेर सिंह को गोद लेता है बुद्ध सिंह सवाई जयसिंह के कहने पर, और सवाई जयसिंह अपनी बेटी की शादी दलेर सिंह से कर दिया था। बाद में बुद्ध सिंह के एक बेटा होता उम्मेद सिंह अन्य रानी से। तो सवाई जयसिंह तो दलेर सिंह का पक्ष ले रहा था, तो इधर जयपुर वालों का पक्ष तो उम्मेद सिंह लेगा नहीं। ठीक है, मराठा उम्मेद सिंह की तरफ से आए थे हेल्प करने के लिए। सवाई जयसिंह मरने के बाद में उम्मेद सिंह वैसे राजा भी बना था बूंदी का, तो आपको पूरी बात बता चुका हूं मैं पहले। देखिए दुर्जनसाल जो कोटा का शासक था ये भी माधो सिंह की तरफ से लड़ता है। कोटा वालों को लगा कि बूंदी वालों ने ही इधर माधो सिंह की तरफ से लड़ रहे हैं, तो हम भी बूंदी वाले लड़ेंगे उसी तरफ से लड़ लेंगे। ठीक है, तो ये माधो सिंह की तरफ से आता है, और मराठी भी माधो सिंह की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मराठे उधर भी उम्मेद सिंह का पक्ष लिए थे बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में। ठीक है, और मराठों का एक इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बन गई थी, भाई जो अपने को पैसा देगा उसी की तरफ से लड़ लेंगे। लूट मार करने का प्लान रहता था हमेशा मराठों का। जो इनको पैसे दे मराठों को उन्हीं की तरफ से लड़ ले। आगे फिर चाहे कोई सामने वाला ही इनको पैसा दे दे वो उसकी तरफ से भी लड़ लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी रूपरेखा है पूरे जो युद्ध की। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के जो बीच में युद्ध हुआ था राजमहल टोंक का युद्ध। ठीक है, देखिए जो ये बगरू के युद्ध की बात करेंगे तो ये युद्ध लड़ते हैं राजमहल में, लेकिन इसमें माधो सिंह हार जाता है। ठीक है,
और ये ईश्वरी सिंह जीता था, ठीक है, इस युद्ध को। देखिए इसके जीत के बाद में जो ईश्वरी सिंह जीत गए इस युद्ध को, तो इसकी जीत के उपलक्ष्य में एक इसरलाट नाम से एक बिल्डिंग बनाए थे, ठीक है, इसरलाट। देखिए इसरलाट को सरगासुली भी कहते हैं, ठीक है। ईसर का मतलब ईश्वरी सिंह के नाम से, और लाट का मतलब एक प्रकार से मीनार। ये मीनार है जो 7 मंजिला मीनार है, ठीक है, 7 मंजिला मीनार है। देखिए जो ये मीनार है जो जयपुर में बड़ी चौपड़ है, ठीक है, ये बड़ी चौपड़ है। इधर रामगंज चले जाते हैं, इधर जोरावर सिंह गेट की तरफ यानी दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, और ये सांगानेर गेट की तरफ रास्ता आता है बड़ी चौपड़ से। देखिए छोटी चौपड़ की तरफ अपन चलते हैं, बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रोड के इस किनारे पर जो ये मीनार बनी हुई है, ठीक है, 7 मंजिला इमारत है, सरगासुली, तो आप ध्यान रखना। और सरगासुली इसका नाम इस प्रकार से पड़ा था भाई, ऐसा कहा जाता है इतनी ऊंची है, स्वर्ग पहुंच सकते हैं इस बिल्डिंग से। तो देखिए कभी पहुंचने के लिए चले मत जाना कि भाई स्वर्ग पहुंचना, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से सरगासुली नाम रखा गया, बताया भाई इसका। तो सरगासुली ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। जो ये राजमहल टोंक के जो राजमहल वाला जो युद्ध हुआ था, टोंक वाला राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, इसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई थी ईसरलाट, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं कि देखिए ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, 7 मंजिला इमारत है, ठीक है, जो ये सरगासुली है 7 मंजिला इमारत है। अब इसके बारे में बात करते हैं बगरू के युद्ध की 1747 में राजमहल का युद्ध होता है, इसके 1 साल बाद में बगरू का युद्ध होता है। बगरू के युद्ध में पूरा ईश्वरी सिंह लड़ा था, माधो सिंह लड़ा था। ईश्वरी सिंह की तरफ से सूरजमल था और माधो सिंह की तरफ से ये सभी शासक थे, ठीक है। वापस ये का ये रहता है पूरा प्लान, पूरे जो शासक जो हेल्प करने वाले यही थे, ठीक है। देखिए बगरू का युद्ध को माधो सिंह जीता था, ठीक है, इस युद्ध को माधो सिंह जीता था, ध्यान रखना थोड़ा। फिर राजमहल के युद्ध को ईश्वरी सिंह जीता था और इसरलाट बनाया था, और जो बगरू का युद्ध को माधो सिंह जीता था। देखिए इसका थोड़ा ध्यान रखना कि माधो सिंह इसको जीत गया तो माधो सिंह को 5 परगने दिया था, फिर ईश्वरी सिंह, ठीक है, अपना जो भी क्षेत्राधिकार था, जो भी रियासत के जो क्षेत्र आते थे रियासत में यानी अपनी रियासत में, उसमें से 5 परगने माधो सिंह को दे देता है ईश्वरी सिंह बगरू के युद्ध हारने के बाद में, ठीक है। देखिए टोडा और मालपुरा, ठीक है, टोडा जो स्थान आता है टोंक में आता है, ठीक है, टोडा, टोंक और मालपुरा वो उस समय भाई जयपुर में आते थे। तो ईश्वरी सिंह माधो सिंह को दे देता है कुछ जो इस प्रकार से परगने थे, टोडा, टोंक और मालपुरा, ठीक है। देखिए उम्मेद सिंह बूंदी का राजा बना दिया गया था। फिर इसके बाद में जो बगरू का युद्ध हुआ था, उम्मेद सिंह को राजा बना दिया गया था। पहले दलेल सिंह भाई राजा बनता जा रहा था, ठीक है, सवाई जय सिंह की सहायता से। तो ये युद्ध हो गया, इधर फिर इनके बीच में संध्या भाई राजीनामा चल रहा था, बगरू का युद्ध में हार गया ईश्वरी सिंह। तो फिर बैठ के बातचीत कर रहे थे, इसी के आधार पर वे कुछ परगने वर्गने दिए जा रहे थे। तो उसी समय बात की गई थी कि उम्मेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया जाएगा, ठीक है। बगरू के युद्ध के बाद में उम्मेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए फिर मराठे भी भाई ईश्वरी सिंह को परेशान कर रहे थे। भाई मराठे जिस तरफ से भी लड़ते थे तो ये पैसे लेते थे, हारने वाले से पैसे लेते थे। अगर जीत गया तो जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं मराठे, और अगर वो बंदा जीत गया तो जीतने की खुशी में पैसे लेंगे, भाई हमने आपकी हेल्प की है, आपको जितवाए, पैसे दो। और हार गया तो हर जाना मांगेंगे कि भाई हम आपकी वजह से लड़े थे उनकी तरफ से, तो आप भी पैसे दो। तो देखिए पहले युद्ध में भी मराठे माधो सिंह की तरफ से भाग लिए थे, तो उस समय तो हारे थे माधो सिंह जाने मराठे जाने। लेकिन इधर बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह हार जाता है, तो मराठे जो माधो सिंह से तो पैसे लेंगे, ईश्वरी सिंह से भी पैसे मांगने लग गए कि भाई हारने के बाद में तू पैसे दे। ईश्वरी सिंह बोले भाई मैं कहीं बात की, मैं तो हार गया हूँ। लेकिन मराठे जिद कर रहे थे। ईश्वरी सिंह ने राजीनामा इनसे किया किसी प्रकार से, आप EMI कर लो, किस्तों में हम पैसे दे देंगे, थोड़े बहुत अभी ले लो, थोड़े थोड़े बाद में ले लेना, ठीक है। तो मराठे लगभग रेगुलर हर साल आते थे और पैसे मांगते थे। 48 में तो 49 में भी आ जाए, 50 में भी आ जाए,
तो इस प्रकार ये ईश्वरी सिंह पैसे देते देते परेशान हो गया था, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह परेशान होकर भाई अब क्या किया जाए, पैसे थे नहीं, ईश्वरी सिंह हार चुका था, तो वैसे पैसे नहीं थे उनके पास। तो ये ईसर लाट जो बनी हुई थी, इसमें जो जाकर जहर खा लेता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वहां से छलांग लगा के और आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोग बोलते हैं ईसर लाट में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने। तो आपको सीधा से ध्यान रखना है, ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट में आत्महत्या कर ली थी मराठों से तंग आकर, ठीक है। मराठों के युद्ध जाने मांगे जाने पर तंग आकर ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट में आत्महत्या कर ली थी। ये कोई ने पूछेगा जहर खाया था या ऊपर से कूदा था, ठीक है, लेकिन ईसर लाट में आत्महत्या की थी। ईसर लाट ईश्वरी सिंह के द्वारा बनवाई गई मीनार है, 7 मंजिला, जो राजमहल वाले टोंक के, जो राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई ईश्वरी सिंह मर गया, उधर आत्महत्या कर ली ईश्वरी सिंह ने, और वापस जयपुर भाग कर आता है माधो सिंह, और माधो सिंह जयपुर का राजा बन जाता है, ठीक है। 1750 से 1768 तक राजा रहता है माधो सिंह। अब आगे बात करते हैं माधो सिंह की। आज माधो सिंह तक पढ़ लेंगे अपन। वैसे अगली 2 क्लासों में जयपुर का जो कछुआ वंश है या राजस्थान का जो कछुआ वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1750 से 1768 तक टाइम पीरियड रहता है इनका। माधो सिंह राजा बन जाते हैं। देखिए, जब माधो सिंह राजा बन गए और ईश्वरी सिंह उधर आत्महत्या कर ली ईश्वरी सिंह ने, जो ईश्वरी सिंह में जो पैसे मांगते थे मराठे, माधो सिंह राजा बनने के बाद माधो सिंह के पास आ गए, भाई तू राजा बन गया, तेरा भाई हमारे पैसे खा के मर गया, हम तेरे भाई ईश्वरी सिंह में पैसे मांगते थे, वो पैसे यानी ईश्वरी सिंह मर गया, अब वो पैसे तू दे। माधो सिंह कहे कि यार मैं किस बात के दूं, मेरे जो हिस्से में आते थे, जो मेरे पांति में पैसे आते थे, मैं आपको दे दिया। अब ईश्वरी सिंह जाने और तुम जाने, वो मर गया तो मैं कैसे दूं। मराठे सीधी सीधी बात बताई इनको, माधो सिंह को, कि जो बंदा जयपुर की गद्दी पर बैठेगा वो ईश्वरी सिंह के पैसे देगा। तू बैठे, तेरे वंशज जयपुर की गद्दी पे बैठे या और कोई गद्दी पे बैठे जयपुर की गद्दी पे, वो हमारे को ईश्वरी सिंह के जो कर्जा था, हम पैसे मांगे थे, वो पैसे लौटाएगा, ठीक। तो माधो सिंह को भी लगा यार अभी पैसे छोड़ेंगे। माधो सिंह की जो मदर थी, जो मैं और अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कुमार, वो इनसे बातचीत करती है, इनको धर्म के भाई वगैरह बनाती है, दलीलें देती है, रिक्वेस्ट करती है। तो ये मराठे बोल दे तू धर्म वरम की बहन वहन का वगैरह ये रिश्ता छोड़, अगर तू धर्म की बहन यानी बन गई है या भाई मान रहे, में 150 रुपए कम कर देंगे, 51 रुपए कम कर देंगे, लेकिन पैसे तो लगेंगे, ठीक है। माधो सिंह प्लान तैयार करता है और बोलते ठीक है हम किस्तों में दे देंगे, आप एक बार जाओ, अभी राजा बने नए नए, थोड़े दिनों में पैसे दे देंगे। मराठे सोचते चलो ठीक है, वापस आएंगे तब ले जाएंगे, आगे चल के आ जाते हैं, आगे वाली कोई रियासतों में, इधर पंजाब साइड दिल्ली साइड जाके घूम घाम के आ जाते हैं। माधो सिंह इतने में प्लान तैयार कर लेता है भाई किस प्रकार से इनको ठिकाने लगाया जाए मराठों। माधो सिंह बोल के बेचता है इनको, भाई मैं मैसेज कर दूंगा आपके पास पैसे आते ही। तो मराठों को लगा भाई ठीक है, धर्म की बहन तो बनी गई, इसकी मदर जो भी है बांट जाओगे एक प्रकार से, तो ये मैसेज कर देगा तो अच्छी बात है। माधो सिंह मैसेज करवाता है थोड़े दिनों बाद में, यानी थोड़े दिनों बाद में 1751 की बात है, 1751 में मैसेज करवाता है मराठों के पास कि आपके पैसे लेते जाओ और मराठा यानी सभी यानी घर परिवार वालों को भी बुला लो, और मैं राजा बन गया हूँ तो इस यानी उपलक्ष्य में आपको पार्टी भी दूंगा, आप सब परिवार आओ। तो मराठे मैसेज करते हैं कि वो तो और घर परिवार तो साउथ में, उनको तो रहने दो, हम कुछ लोग आ जाएंगे और आपके पास से पैसे लेके चले जाएंगे, अभी अभी राजा बने हो, इतनी पार्टी कहाँ से दोगे, इतनी बड़ी 4000 लोग हैं। फिर भी माधो सिंह वापस रिप्लाई करता है नहीं नहीं आप जो हो सैनिक वो तो सभी आओ, और जयपुर बुलाते हैं इनको।
देखिए प्लान तैयार इस प्रकार से किया गया था। ये जयपुर का जो परकोटा है, ठीक है, जो ये दिल्ली वाला रास्ता था इस साइड से जयपुर में एंट्री करवाते हैं मराठों से, ठीक है, दिल्ली वाले रास्ते से जयपुर में एंट्री करवाते हैं मराठों की। और माधो सिंह सभी को बोल दिया, अपने खुद के सेनापतियों को, भाई जयपुर के परकोटे को चारों तरफ से बंद कर दो, मराठों को एंट्री करते हैं। पहले से इस साइड के जो तीनों साइड के जो परकोटा था इस साइड से बंद कर दिया गया, और मराठों को एंट्री करते ही जो दिल्ली साइड वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। देखिए 1751 में 10 जनवरी 1751 को नरसंहार करवाया था माधो सिंह शेख ने, जो माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवाया था। परकोटे में चारों तरफ से बंद करके भगा भगा के मारा था। जो बंदे जो मराठी परकोटे को यानी ऊपर से क्रॉस करके भाग रहे थे या चढ़कर भाग रहे, उनको भी पकड़ पकड़ कर खींच खींच के मारा था, ठीक है, नरसंहार करवाया था। 4000 मराठों का कत्लेआम करवाया था, ये आप नोट कर लेना। 10 जनवरी 1751 को, डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1751 में माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवाया था, नरसंहार करवाया था, ठीक है। 4000 मराठे मारे गए थे। कुछ मराठे भाग के निकल गए थे, बच के निकल गए थे, वो साउथ में गए। कुछ और मराठे बचे हुए थे साउथ में, उनको बताए यह हाल क्या हमारा, और मराठों को भाई बदला लेने की प्लानिंग की, वो बदला लेंगे। लेकिन यहाँ से जो मराठे बचकर भागे थे जयपुर से, वो बताए थे कि बदला नहीं लो तो ही सही है। वो बहुत बुरा मारेगा माधो सिंह, वहां की जनता से भी मरवाया, हर जनता को हथियार दे दिया था, लठ दे दिए थे, मराठों को भगा भगा के मारा था, ठीक है। इसके बाद में एक युद्ध हुआ था 1759 में, काकोड़ का युद्ध, ठीक है, काकोड़ का युद्ध, जो काकोड़ टोंक में जगह पड़ती है। (1759) में हुआ था ये युद्ध हुआ था। पहले 1751 में नरसंहार कत्लेआम करवाया था माधो सिंह ने मराठों का। इसके बाद में 8-9 साल लगभग 8-9 साल बाद में, यानी 1751 से 1759 की, देखिए अब जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना, काकोड़ का युद्ध हुआ था, जो टोंक में जगह पड़ती है माधो सिंह और मराठों के बीच में। ठीक है, इस युद्ध को भी ये जो माधो सिंह जीता था। देखिए जो काकोड़, ये जो मराठे थे जयपुर में तो एंट्री भी नहीं किए थे, माधो सिंह ने साइड में रोक दिया था, वो जो काकोड़ में ही। कुछ इनका जो एक्सपीरियंस भी इस प्रकार का बन गया था जो मराठों का, कि भाई अपन पहले से पिट कर आए हुए हैं वहां पे, और अगर इसके आता गया तो वापस मारेगा। तो पहले ही हार निश्चित होने से पहले ही आधे मराठे तो भाग गए थे काकोड़ से, यानी युद्ध स्थल को छोड़कर। तो इस प्रकार माधो सिंह जीता था, ठीक है, इस युद्ध को भी। अब देखिए बात करते हैं आगे, एक युद्ध और हुआ था बटवाड़ा का युद्ध, ठीक है। बटवाड़ा का युद्ध, जो बटवाड़ा एक जगह पड़ती है 12 में, 1761 में बटवाड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए बटवाड़ा युद्ध होने से पहले जो इसका जो बैकग्राउंड था, इसकी बात बता देता हूँ मैं आपको, बटवाड़ा युद्ध क्यों हुआ था। देखिए उस समय मुगल बादशाह था अहमद शाह, ठीक है। देखिए मुगल बादशाह ज्यादा दमदार बचे नहीं थे भाई, ज्यादा शक्तिशाली बचे नहीं थे। तो अहमद शाह उस समय मुगल बादशाह था, कोई भी इनकी सुनने वाला ज्यादा नहीं था, इनका भय खत्म हो चुका था मुगल बादशाहों का, मुगलों का। देखिए एक तो अवध का नवाब था सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग, ये अवध का नवाब था। इनके नाम से एक तो हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, और एक मकबरा भी है, सफदरजंग का मकबरा, और दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल भी है। इन अवध का नवाब था सफदरजंग, और भरतपुर का सूरजमल। देखिए और ये मुगल बादशाह था अहमद शाह, ठीक है। देखिए इन दोनों की अहमद शाह से बन नहीं रही थी, सफदरजंग की और सूरजमल की। तो अहमद शाह को लगता है कि भाई अब यार इन दोनों को कैसे सेट किया जाए। अहमद शाह इधर माधो सिंह से बात करता है, यार भाई तू इनसे बात कर, कैसे भी ये परेशान नहीं करे, विद्रोह कर रहे थे अब अहमद शाह के खिलाफ, इनको सेट कर कैसे भी। तो माधो सिंह इन दोनों को बैठाता है, बातचीत करवाता है और राजीनामा करवाता है अहमद शाह से, ठीक है। अहमद शाह से राजीनामा करवाता है तो अहमद शाह खुश होता है माधो सिंह से, ठीक है। अहमद शाह खुश होगा तो कुछ न कुछ देगा भाई गिफ्ट के तौर पर माधो सिंह को। अहमद शाह माधो सिंह को रणथंभौर का किला देने की घोषणा कर देता है, रणथंभौर का किला ले ले चल तू अब, ठीक है। भाई इनसे
यानी संधि करवा दिया, तो उसके उपलक्ष्य में माधो सिंह को अहमद शाह रणथंभौर का किला दे दिया। देखिए अब ध्यान रखने योग्य बात यह है या मजा लायक बात यह है कि रणथंभौर का किला उस समय मुगलों के अधिकार में था ही नहीं। ठीक है, रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर में पड़ता है वो मुगलों के अधिकार में उस समय नहीं था, अहमद शाह के क्षेत्राधिकार में नहीं था। अहमद जो रणथंभौर का किला था उस समय कोटा वालों के अधिकार में था। कोटा का जो शासक था उस समय शत्रु साल था। ठीक है, कोटा का जो शासक था शत्रु साल था। तो अब भाई माधो सिंह रणथंभौर के किले में कब्जा करने के लिए पहुंच गया और शत्रु साल के जो शासक सेनापति थे उनको भगा दिया वहां से। अब शत्रु साल के जो सेनापति थे भाग गए वहां से। ठीक है, और जो शत्रु साल कोटा को जाकर बोले कि रणथंभौर से में तो कब्जा कर लिया माधो सिंह ने और हमें भगा दिया। ठीक है, 1761 में युद्ध हुआ था। अब उधर से शत्रु साल मैसेज करवा था माधो सिंह के पास, भाई ये इस तरीके से क्यों कर रहा है, भाई जो मुगलों के क्षेत्राधिकार में है ही नहीं तो अहमद शाह तेरे को कहां से लेगा रणथंभौर का किला। लेकिन माधो सिंह तो कब्जा कर लिया। शत्रु साल उधर से आता है अपनी सेना लेकर। देखिए जो ये शत्रु साल आता है इसमें इस युद्ध में माधो सिंह हार जाता है। अब आप नोट करिए इस बात को या नोटिस करिए कि जो पहले जो युद्धों को जीत रहा था माधो सिंह या मराठों का जो कत्लेआम करवाया था, तो ये फिर इस युद्ध को हार रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि भाई इसमें सेनापति एक शक्तिशाली सेनापति था और उसका नाम था जालिम सिंह झाला। ठीक है, जालिम सिंह झाला सेनापति था कोटा का, यानी शत्रु साल का सेनापति था जालिम सिंह झाला। इस युद्ध को माधो सिंह हार जाता है और शत्रु साल कोटा जीत जाता है। देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए जो जालिम सिंह झाला की अपन पहले भी बात कर चुके थे और अभी इसमें बहुत शक्तिशाली भाई सेनापति रहा था जालिम सिंह झाला। हालांकि कुछ लोग इस पर गलत ब्लेम लगाते हैं, कुछ लोग कुछ इतिहासकार सही बताते जालिम सिंह झाला को जैसा नाम था वैसा ही इसमें साथ दिया था इस युद्ध में, जालिम था भाई। ठीक, तो शत्रु साल जीत जाता है और माधो सिंह हार जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं माधो सिंह 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। ठीक है, देखिए एसएम से मतलब है सवाई माधोपुर, थोड़ा ध्यान रख लेना। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। देखिए थोड़ा वापस आप ध्यान लगा सकते हो जो शहरों की या जिलों की जो स्थापना की गई है। देखिए उदयपुर की 1559 में स्थापना की गई थी, जोधपुर की 1459 में स्थापना की गई थी, 1488 में बीकानेर की स्थापना की गई थी, 1425 में सिरोही की स्थापना की गई थी और जयपुर की 1727 में अपन पिछले ही क्लासों में बात किए हैं और 1113 में अजमेर की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा ध्यान रख लिया करो। इस प्रकार से जो भी स्थापना की जो बात है तो एक बार सभी को देख लिया करो। अपन यहाँ तक बात कर लिए 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है सवाई माधो सिंह। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जयपुर में एक जगह पड़ती है चाकसू। देखिए चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है सवाई माधो सिंह। देखिए राजस्थान में शीतला माता का सबसे बड़ा मेला लगता है चाकसू में। ठीक है, वैसे अपन राजस्थान की देवियां या देवी देवता पढ़ेंगे तो देवी के समय भी शीतला माता की बात करेंगे। शीतला माता का वाहन है गदा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन। देखिए जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी करवाया था माधो सिंह ने।
ठीक है। जयपुर में मोती डूंगरी पड़ती है, भाई रामबाग सर्किल है, इसके साइड में दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, उसके साइड में यानी जेडीएस सर्किल, जेडीए का जो ऑफिस बना हुआ है यानी जेडीएस सर्किल पर, यानी साइड में मोती डूंगरी। बिरला मंदिर देखा हुआ होगा आपका, बिरला मंदिर के साइड में आगे चलकर यानी गणेश जी का मंदिर है, और उसके ऊपर एक जो पहाड़ी है या डूंगरी है उसको नाम मोती डूंगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। देखिए इन महलों में एक शिव जी का मंदिर भी है, ठीक है। देखिए जो शिव जी का मंदिर है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, मैं एक बार मैं खुद भी जाकर आया हूँ उसमें कि शिवरात्रि की जो पहली वाली रात है उस रात को ओपन होता है, एक साल में एक ही बार ओपन होता है वो मंदिर। उस मंदिर के जो पट है वो दरवाजे हैं, एक वर्ष में एक ही बार ओपन होते हैं शिवरात्रि को। शिवरात्रि की जो पहली वाली नाइट है उसको ओपन होते हैं, और शिवरात्रि के दिन शायद दिन भर खुले रहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं कि वह एक दिन के लिए ओपन होता है उस मंदिर के जो दरवाजे। तो मोती डूंगरी जो महलों में शिव जी का मंदिर है, और मोती डूंगरी में नीचे गणेश जी का मंदिर है, और एक कोने में जेडीएस सर्किल पर बिरला मंदिर भी है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ बिरला मंदिर। तो अपन यहाँ तक बात कर ली, ठीक। अब इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे भाई जो प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह आगे शासक हुए थे। सवाई प्रताप सिंह से जो पहले एक और राजा बने थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का ज्यादा इतिहास अपने पास नहीं है, और वह काम के भी नहीं उनका इतिहास। तो अपने नेक्स्ट क्लास में सवाई प्रताप सिंह का इतिहास की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आए। ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।